Good morning, everyone. Let's start the class. एक क्विकली रिकैप कर लेते हैं कल क्या क्या पढ़ा था. ठीक है, हमने पहले ईटियोलॉजी की बात करी थी जो कि मल्टी फैक्टोरियल है. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें? एनवायरमेंटल, जेनेटिक, ठीक है, कोई म्यूटेशन हो गई, हार्मोनल है, मेटाबॉलिक है, फिजिकल, केमिकल, एनीथिंग. देन व्हाट आर म्यूटाजेंस? जो रेट ऑफ म्यूटेशन को बढ़ा देते हैं. ठीक है. एंटी म्यूटेजेंस क्या होंगे? जो म्यूटेशन को प्रिवेंट करेंगे या उसके रेट को स्लो डाउन करेंगे. इसमें क्या आएंगे? मोस्टली हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है. देन ऑन्कोजेनिक वायरस क्या है? आ जाओ. वो वायरस जो कि कैंसर कॉजिंग होंगे. ठीक है. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? क्या याद रख सकते हैं आप? एप्स्टीन बार वायरस एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. हेपेटाइटिस बी वायरस भी याद रखना इजी है. आज हम किससे स्टार्ट करेंगे? ऑन्कोजीन से. नाम से क्या समझ में आ रहा है? ऑन्कोजीन्स क्या है? कैंसर कॉजिंग जीन्स. ऑन्को इज कैंसर, जीन आप सब जानते ही हैं. देन दैट इज कैंसर कॉजिंग जीन्स. बातें मत करिए. अंदर आओ सब लोग जल्दी. Oncogenes are the genes capable of causing cancer. In Ross sarcoma virus, the full virus produces sarcoma in avians, but a strain of virus deficient in a particular gene could not cause the disease. Hence, this gene was named as sarcoma gene. ठीक है. इससे क्या मतलब है कि कुछ जीन्स है जो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है कैंसर करने के. रॉस सार्कोमा वायरस में जो फुल वायरस है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? एवियंस में सार्कोमा प्रोड्यूस कर रहा था. ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर. बट एक ऐसा स्ट्रेन है वायरस का जो कि एक पर्टिकुलर जीन में डेफिशिएंट है. तो जब उस वायरस से इन्फेक्ट हो रहा था एवियन, तो कैंसर नहीं हो रहा था. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर. However, the same DNA sequence are available in normal avian cells also. To distinguish these two genes, they are denoted as VSRC, that is viral gene, and C sarcoma cellular gene. The oncogenes present in normal cells are also called as proto-oncogenes. Today, more than 100 human proto-oncogenes are known. Proto-oncogenes are important regulatory gene of the cells. Products of many oncogenes are polypeptide growth hormones. Examples: this gene produces platelet-derived growth factors. This factor is required for normal wound healing. Some of the products act as receptor for growth factor. Example: ERB produces receptor for epithelial growth factor. बात ही नहीं. ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऑन्कोजीन्स के, और वायरस जिनमें ये जीन है. फिर प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सब सेल्यूलर लोकेशन. जैसे ABL ऑन्कोजीन है तो इसको एबिल्सन ल्यूकीमिया वायरस है माउस में. इसका प्रोडक्ट क्या है? टायरोसिन काइनेज. एंड इसकी सब सेल्यूलर लोकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिमिलरली ERB बी वायरस है, ऑन्कोजीन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस वायरस इन चिकन. Then it is responsible for producing receptors for epithelial growth factor, and it is present in membrane. अब इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन कैसे हो रहा है? अगर नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन है तो क्या करेगा? नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, नॉर्मल क्वांटिटी में बनाएगा, उसका फंक्शन भी नॉर्मल होगा. ठीक है. अब अगर इस प्रोटो ऑन्कोजीन में से कहीं से कोई जीन का डिलीशन हो गया, डिलीशन हो जाएगा तो क्या होगा? ट्रंकेटेड प्रोटीन विथ लॉस ऑफ फंक्शन. ऑब्वियसली किसी हर जीन का कोई ना कोई फंक्शन है, बीच में से कुछ पार्ट डिलीट हो गया तो सेम अमाउंट का प्रोटीन नहीं बनेगा और सेम फंक्शन भी नहीं होगा उसका. सिमिलरली अगर रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाएगी फ्रॉम सम अदर साइट, देन क्या होगा? इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोटीन. रेगुलेटरी साइट का क्या मतलब हुआ? जो उसके फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है. ठीक है. देन अगर सिंथेसिस ऑफ फ्यूजन प्रोटीन विद लॉस ऑफ रेगुलेशन हो जाएगा. फिर अगर रेट्रोवायरस इंसर्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस and translocation of another protein coding region and the fusion of present position. Last row. आप तीनों बॉयज.
ऑन्कोजीन का एक्टिवेशन या ऑन्को सप्रेसर जीन का डिलीशन कैसे कैसे हो रहा है? कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से हो सकता है या कोई केमिकल फैक्टर्स से हो सकता है। ठीक है, ये फैक्टर्स क्या क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि CT MRI हम लोग ऐसे नॉर्मली क्यों नहीं करवा लेते? हर पेशेंट को नहीं लिखते हैं हम, जब तक until and unless absolutely necessary नहीं हो। एंड इवन एक्सरे भी ऐसे नहीं करवाते रहते कि जब हमारा मन किया हमने जाके एक्सरे करा लिया। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर होता है। आप सबने सुना है ये चीज। पहले रेडिएशन एक्सपोजर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो जो पहले रेडियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, बातें नहीं होनी चाहिए, तो पहले जो रेडियोलॉजिस्ट थे वो लोग, अब आपने कभी देखा हो, किसी ने भी कभी एक्सरे कराया हो तो आपने देखा है लेड जैकेट पहनी हुई होती है जो टेक्नीशियन वहां पे काम करते हैं, एंड इवन जो डॉक्टर है, अगर किसी को सुपरवाइज करना पड़ रहा है या किसी की पोजीशन चेंज करनी है, जो भी होता है, सबने लेड जैकेट पहनी हुई होती है। लेड जैकेट क्या करती है? रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है ना। तो पहले ये कंसेप्ट नहीं था, तो क्या हुआ, इवेंचुअली जो भी रेडियोलॉजी फील्ड में काम कर रहे थे, बी इट डॉक्टर्स, बी इट आपके टेक्नीशियंस जो भी थे, उनमें कैंसर होने लग गया, क्योंकि ऑब्वियसली इतने लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से म्यूटेशन कभी ना कभी तो होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या तरीका डेवलप हुआ, आप कभी भी देखना, जो भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्होंने एक व्हाइट कलर का टैग पहना हुआ होता है, देखा, एक छोटा सा बॉक्स जैसा सा होता है, उन्होंने अपने कॉलर पे पहना हुआ होता है, और इसके अंदर क्या होता है, एक डॉट होती है। ठीक है, जैसे जैसे रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा होता जाता है वो डॉट व्हाइट से ब्लैक टर्न होती रहती है, तो उससे उनको पता चल जाता है कि वो कितनी ज्यादा रेडिएशन फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, देन क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, एंड देन केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। और दूसरे क्या है, और दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस जैसे हमने अभी पढ़े थे, एंड देन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। तो इन सबसे क्या होगा, ऑन्कोजीन का एक्टिवेशन हो जाएगा, जो कि ऑन्कोजीन इज कैंसर कॉजिंग जीन, एंड डिलीशन ऑफ ऑन्को सप्रेसर जीन। ऑन्को सप्रेसर जीन नाम से पता चल रहा है कैंसर को प्रिवेंट कर रही है। सेल साइकिल को चेक में रखना भी तो जरूरी है, ऐसे थोड़ी है कि सेल साइकिल कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, कोई चेक नहीं होगा उसके ऊपर। तो इन सबसे क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिफाइड कंसेप्ट ऑफ कार्सिनोजेनेसिस, मेनी फैक्टर्स एक्टिवेट ऑन्कोजीन्स, viruses, chemical carcinogens, chromosomal translocation, gamma rays, spontaneous mutations may cover into one biochemical abnormality, that is activation of oncogenes leading to malignancy. Now coming to oncosuppressor genes, these are the genes which normally protect the individual from developing a cancer. When the gene is deleted or mutated, cancer results. The oncosuppressor gene P53 is a gene encoding a phosphoprotein with molecular weight of 53,000. It blocks the cells that have damaged DNA by triggering the blocking of cell division until the damage is repaired. If the DNA damage is severe, P53 directs the cell to commit suicide by triggering apoptosis. Most tumors have a complete absence of P53, whereas some others show mutant non-functional P53. Normal P53 can suppress transformation ability of oncogenic viruses in vitro. It is also seen that P53 activates the expression of gene that suppresses cell proliferation. P53 का काम क्या है? ये एक ऑन्को सप्रेसर जीन है, ये सेल्स को अनडेफिनेटली मल्टीप्लाई करने से प्रिवेंट करता है। तो जो भी कैंसर सेल्स होंगे उसमें क्या होगा, P53 जीन जो होगा या तो वो एब्सेंट होगा या नॉन फंक्शनल होगा या बहुत कम अमाउंट में फंक्शन कर रहा होगा। ठीक है, P53 भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, P53 के ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है। सिमिलरली RB जीन भी है, वो एक एनकोड करता है एक प्रोटीन को डेजिग्नेटेड एज P105. दिस प्रोटीन इज फाउंड टू सप्रेस सेल proliferation and to prevent the activity of various oncogenes. Only when both the alleles of RB gene are deleted, the retinoblastoma occurs. BRCA gene mutations, आप लोगों ने सुना होगा BRCA gene, है ना? This is BRCA gene mutation. A blood test is done for women who are likely to have BRCA mutations. Mutations are seen in 5% of breast cancers and 10 to 15% of ovarian cancers, and more than 50% of patients with positive family history of breast or ovarian cancer. वापस से नहीं होना चाहिए, आगे बैठ के बोल रहे हो।
तो हमने कौन कौन से ऑन्कोसप्रेसर जीन्स के बारे में पढ़ा है? एक तो P53, देन RB जीन एंड BRCA जीन। रेटिनोब्लास्टोमा के लिए एब्रीविएशन क्या यूज करेंगे हम? RB, विल्स ट्यूमर WT, फेमिलियल एडिनोमाटिस पॉलीपोसिस FAP। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑन्कोसप्रेसर जीन है। अब नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल सेल्स में क्या होगा? कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कॉन्टैक्ट इनिबिशन मतलब क्या है? जब सेल्स का ग्रोथ होता है, जब सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड नहीं होगा, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। बट कैंसर सेल्स में क्या होगा? कांटेक्ट इनिबिशन चला जाएगा, मतलब वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेंगे। देन नॉर्मल सेल्स का और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? दे आर नॉर्मल इन साइज एंड इक्वल इन साइज एंड शेप। कैंसर सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। फिर नॉर्मल सेल्स कैसे होंगे? न्यूक्लिएटेड होंगे। जो कैंसरस सेल्स है उनका न्यूक्लियस लार्ज होगा और डार्क होगा। देन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे नॉर्मल सेल्स में, एंड कैंसरस सेल्स में अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। देन कमिंग टू ट्यूमर काइनेटिक्स, इन अ नॉर्मल टिश्यू only 1% cells are in dividing state, while in cancer tissues about 2 to 5% of cells are in dividing phase of the cell cycle. This number demarcates a mildly growing tumor 2% from an aggressive one. तो हम ट्यूमर काइनेटिक्स देख के भी बता सकते हैं कि सेल्स या नॉर्मल ग्रोइंग सेल्स है या कैंसरस सेल्स है। नॉर्मल ग्रोइंग सेल्स का कितना परसेंटेज रहेगा डिवाइडिंग सेल्स में? ओनली 1%, एंड देन माइल्डली ग्रोइंग ट्यूमर विल बी इन 2% एंड aggressive one will be 5%. This difference is made use of in treatment. Cytotoxic drugs and radiations will kill the cell in the cell cycle while sparing the resting cell. तो जो भी ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, रेडिएशन थेरेपी देते हैं हम, तो उसमें क्या होता है? वो किसको किल करता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को। ठीक है, बट बिकॉज वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, मतलब नॉर्मल सेल की साइकिल को भी अफेक्ट करते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। Then coming to doubling time, आप दोनों बाहर जाइए। Depends on cellular proliferation and cell death by apoptosis, lack of oxygen or nutrition and destruction by immunological mechanism. The doubling time is the time taken by a tumor to exactly double its mass and is constant for a particular growth over a long period. The tumor doubling time in human cancers varies widely between 10 days to 450 days. With a mean of about 100 days. Very rapidly growing tumors will need lesser days to double the volume. In the case of tumors with a doubling time of 100 days, the time taken for its growth to reach 1 centimeter size from the initial mutated cell is about 8 to 10 years. Thus, the tumor was present in the body for considerable period before the clinical detection. Doubling time का मतलब क्या हुआ? Normal cell को grow करके double होने में कितना time लग रहा है? जितना ज्यादा जल्दी डबल हो जाएगा टाइम, जितना ज्यादा जल्दी डबल हो जाएगा, तो मतलब ट्यूमर कैसा है? अग्रेसिवली ग्रोइंग है। आपने सुना होगा ना, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत लॉन्ग टर्म लगता है डेवलप होने में, और हमारे सिम्टम्स कब आने लग जाते हैं? जब वो कोई ना कोई या तो किसी नॉर्मल ऑर्गन के ऊपर प्रेशर दे रहा है या कोई नॉर्मल फंक्शन को हैम्पर कर रहा है। तो जो स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर्स होंगे उनको कैसा सिम्टम्स रिड्यूस करने में क्या ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। और जो अग्रेसिव ट्यूमर्स होंगे उनके सिम्टम्स भी जल्दी आएंगे, बट उनका ट्रीटमेंट भी हमें ज्यादा अग्रेसिवली करना पड़ेगा। लास्ट रोज अभी भी बातें हो रही हैं। Then malignant transformation, when a normal cell has an acquired malignant character, it is said to be transformed. In the cell culture, this is seen as alteration in morphology as well as changes in alignment among the cells. Normal cells from a monolayer while cancer cells show multi-layered appearance. मतलब नॉर्मल सेल्स होंगे वो कैसे दिखेंगे? एक सिंगल मोनोलेयर दिखेंगे और इक्वल इन साइज, शेप, छोटा न्यूक्लियस होगा। बट जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? मल्टी लेयर में प्रेजेंट होंगे और उनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होगी। न्यूक्लियस कैसा होगा? बड़ा होगा और डार्कली स्टेन्ड होगा। देन कॉन्टैक्ट इनिबिशन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल सेल्स। इफ अ कट इज मेड इन द स्किन, द सेल्स फ्रॉम बोथ द साइड्स स्टार्ट टू मल्टीप्लाई. This multiplication is stopped when the cells come in contact. This is called as contact inhibition.
But in the case of cancer cells, tight junctions are rare. The property of contact inhibition is lost and adjacent cells continue to multiply to form multi-layered or jumbled appearance. हमने contact inhibition के बारे में पहले भी बात करी थी. Normally क्या होगा, जब भी दोनों साइड से सेल्स proliferate होकर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी. बट कैंसर में क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन चला जाएगा और वो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होते जाएंगे. तो कैसी अपीयरेंस देंगे, जम्बल्ड अपीयरेंस देंगे. अब मेटाबॉलिक ऑल्ट्रेशंस क्या होंगी कैंसर सेल में. जनरली कैंसर सेल्स थ्राइव ऑन मिनिमल एंजाइम्स. Warburg's hypothesis is that cancer cells favor glycolysis rather than oxidative phosphorylation. Another example is deletion of asparagine synthase in certain lymphomas. Cancer cells immortal क्यों है? One reason is that cancer cells have increased and persistent activity of telomerase, the enzyme that maintains the length of telomeres. Then apoptosis. Apoptosis क्या आप लोगों ने 11th-12th में ही पढ़ा होगा. क्या होता है? Programmed cell death. Example of apoptosis mediating genes that is suicidal genes are CFOS, P53, oncosuppressor gene में जो हमने पढ़े थे, RB gene, and so they in turn are oncosuppressor genes. By the same token, apoptosis protecting genes are cancer producing genes. Example BCL2 and other oncogenes. जो apoptosis को फेवर करेंगे वो कैसे होंगे? कैंसर को फेवर करेंगे कि फेवर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. एंड सिमिलरली जो ऑन्को जीन्स होंगे जो कि कैंसर कॉजिंग जीन होंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपोप्टोसिस को फेवर नहीं करेंगे. देन कैंसर कैकाक्सिया. क्या होता है कैंसर कैकाक्सिया? आपने कभी किसी कैंसर पेशेंट को देखा होगा तो उनका बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस होता है ना, मसल मास बिल्कुल भी नहीं होता. सो दैट इज कॉल्ड एज कैकाक्सिया. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन बॉडी वेट रिजल्टिंग predominantly from the loss of skeletal muscles and adipose tissue. This is associated with anorexia, an inflammatory process, insulin resistance and increased protein turnover. Cachexia leads to reduced cancer treatment tolerance and reduced quality and length of life. Mediators of cachexia include TNF-alpha, IL-6, IL-8, proteolysis inducing factor produced by tumor cells and host immune cells. Laboratory findings are albumin less than 3 gram per deciliter, pre-albumin value of less than 10 milligram per deciliter, transferrin levels of less than 100 milligram per deciliter and elevated C-reactive protein. Cachexia क्या है? ड्रास्टिक वेट लॉस है स्केलेटल एंड एडिपोज टिश्यू का. तो अगर ये सब लॉस होगा तो एल्ब्यूमिन लेवल कैसा होगा? एल्ब्यूमिन इज व्हाट? प्रोटीन में आता है ना, तो एल्ब्यूमिन कैसा होगा? जब मसल मास भी लूज हो रहा है, बॉडी वेट लूज हो रहा है तो एल्ब्यूमिन कैसा होगा? लो हो जाएगा. ठीक है. सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी. क्या होता है सीआरपी? कोविड में सुना होगा आप लोगों ने, सब सीआरपी करवाते रहते थे. क्या होता है? पीसीआर तो होता है. पीसीआर क्यों होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. बट करवाते क्यों थे पीसीआर? डायग्नोसिस के लिए करवाते थे ना, डायग्नोस करने के लिए. फिर उसमें लिखा हुआ आता था कितनी साइकिल्स हैं तो उसको देख के पता चलता था कि वायरल लोड ज्यादा है कम है. दैट इज पीसीआर. सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी क्या होता है? टेस्ट करवाते थे. कौन कौन से टेस्ट कराते थे? मोस्टली डी डाइमर सीआरपी है ना. तो सीआरपी क्या होता है? एक अक्यूट फेज रिएक्टेंट है. ठीक है. कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस हो रही है या कोई भी एक्टिव इन्फ्लेमेशन है तो सीआरपी लेवल्स रेज जाते हैं. Then coming to cancer stem cells, the cancer stem cells have the ability to divide into new cancer cells. These are formed from differentiated adult cells and persist as a small percentage of the cancer cells. Cancer stem cells possess the ability to give rise to all cell types found in a particular cancer sample. They may generate tumors through self-renewal and differentiation into multiple cell types. Such cells persist in tumors as a distinct population and can cause relapse and metastasis. Conventional chemotherapies kill differentiated or differentiating cells which form the bulk of the tumor, but cancer stem cells will give rise to new tumor cells and could remain untouched and cause relapse. तो metastasis में क्या होता है? कैंसर स्टेम सेल्स क्या है? ये ऐसे सेल्स हैं जो कि डोर्मेंट स्टेज में रहते हैं बट इवेंचुअली कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जब भी कोई कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है या कोई थेरेपी चल रही है तो वो किन सेल्स को टारगेट करेगी? जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे. ठीक है. क्या? डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे.
बट ये सेल्स दोनों कैटेगरी में नहीं आते, तो ये डॉर्मेंट रहेंगे। बट जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म हुई, कुछ टाइम आगे निकला, तो मेटास्टेसिस होती है, रिलैप्स होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो हर थोड़ी टाइम में टेस्ट करवाते हैं। क्यों टेस्ट करवाते हैं? ये देखने के लिए कि रिलैप्स तो नहीं है। तो रिलैप्स कौन कॉज करता है? कैंसर स्टेम सेल्स। Then coming to tumor immunology, all forms of treatment of cancers, surgery, radiotherapy and chemotherapy, they leave some residual cancer cells in the body. They are annihilated by the body's immune mechanism. The effector arms of immunological mechanisms are T cells, NK cells, antibody dependent complementary mediated lysis, antibody dependent cell mediated cytolysis and macrophages. In the tumor bearing host, appreciable amount of immunological reactions against the cancer is detected. Most of the human cancers show the emergence of oncofetal antigens. T cells are prevented from attacking tumors effectively. तो जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो कुछ ना कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। वो सेल्स बच जाते हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो अपीयर होते हैं जो कि फीटल लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, बट नॉर्मली अडल्ट लाइफ में नहीं प्रेजेंट होते, बट इन केस ऑफ कैंसर ये प्रेजेंट होते हैं। जो लोग हेड डाउन करके बातें कर रहे हैं वो यहाँ से अभी भी दिख रहे हैं। Now, what are oncofetal antigens? During the fetal life, a particular gene is active, and a protein is therefore produced in the cell. During the differentiation process, this gene is suppressed, and therefore the protein is not present in the adult cell. However, along with the malignant transformation, de-differentiation occurs. The gene is de-repressed, and the protein is again available in the cell. Such products are classified as oncofetal proteins. तो फीटल लाइफ में क्या होगा? कोई जीन एक्टिव था जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा था, बट जैसे जैसे अडल्ट लाइफ में हमने एंटर किया तो वो जीन क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया और अडल्ट लाइफ में वो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। बट इन केस ऑफ कैंसर ये जीन फिर से एक्टिव हो जाता है और वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने लग जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज oncofetal antigen. The best examples are appearance of alpha fetoprotein in hepatomas and carcinoembryonic antigen in colon cancer. They generally serve as tumor markers. तो ट्यूमर मार्कर का मतलब क्या हुआ? इन जनरल प्रेजेंट नहीं थे वो, बट वो जब अडल्ट लाइफ में प्रेजेंट होने लगे देन दे आर सर्विंग एज ट्यूमर मार्कर्स। एग्जाम्पल क्या है? अल्फा फीटोप्रोटीन एंड CEA. नाउ ट्यूमर मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ट्यूमर मार्कर्स में आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट आर ट्यूमर मार्कर्स, क्या इनकी क्वालिटी होती है, ठीक है, एंड एग्जांपल्स ऑफ ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स आर ओवर एक्सप्रेस्ड बाय मैलिग्नेंट सेल्स. They are usually normal cellular constituents that are present at normal or very low levels in the blood of healthy person. तो जो हमारे oncofetal antigens जैसे मार्कर्स है, they are not present normally. बट बाकी क्या है? नॉर्मल वैल्यूज में प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड इन केस ऑफ कैंसर वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, नॉर्मली वो प्रेजेंट होगा, बट कैंसर में क्या होगा? उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। They are also called as tumor index substances. They are the factors released from the tumor cells which could be detected in the blood and therefore indicate the presence of tumor in the body. तो tumor index substance क्यों बोला है इनको? क्योंकि ये ब्लड में डिटेक्ट हो जाएंगे और इंडिकेट करेंगे किसकी प्रेजेंस को? ट्यूमर की प्रेजेंस को। अब आप डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। A characteristic that is objectively measured and evaluated as an indicator of normal biological process, pathogenic process or pharmacological response to a therapeutic intervention. मतलब अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसको कैंसर डिटेक्शन के लिए यूज करो, आप उसको ट्रीटमेंट की प्रोग्नोसिस के लिए भी यूज करोगे। तो आप देखोगे कि अगर किसी कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही है, रेडिएशन चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो वो कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग ऑन कि वो कैंसर कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, वो ट्यूमर मार्कर को रिपीट करवाते हैं। रिपीट करवा के हम ये चेक करते हैं कि इसके लेवल्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या हो सकता है कि लेवल्स इंक्रीज हो जाएं, तो वो क्या शो करेगा कि हमारी ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं है, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम वो पेशेंट को हमने क्योर कर दिया कैंसर से, वो कैंसर फ्री है, बट हम एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम वापस से उसको चेक करेंगे वो ट्यूमर मार्कर को, हो सकता है रिलैप्स हो जाए। तो रिलैप्स का पता लगाने के लिए ट्रीटमेंट आपकी कैसी चल रही है उसके लिए, ठीक है। और it can be a naturally occurring molecule, gene or characteristic by which a particular pathological process, disease can be identified,
or it can be a biomarker in measurable indicator of severity or presence of some disease state. A biomarker is anything that can be used as an indicator of particular disease state. Then tumor markers का काम क्या क्या है? They are useful for determining prognosis. ठीक है, जितना लेवल है उसका प्रोग्नोसिस मतलब क्या होगा? प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है? उसका आउटकम. ठीक है, अगर किसी पेशेंट को सिर्फ बुखार है तो उसकी प्रोग्नोसिस कैसी होगी? अच्छी होगी, बुखार ठीक हो जाएगा, है ना. सिमिलरली अगर किसी पेशेंट को कोई कैंसर है, ठीक है, वो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर है, तो उसकी प्रोग्नोसिस कैसी हुई? पुअर हुई. ठीक है. देन डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट. Then detecting the recurrent cancer, early detection of cancer, and tumor markers are sometimes elevated in non-malignant condition. Not every tumor will cause a rise in the level of its associated marker, especially in the early stages of cancer. तो normal levels में जो ये markers है, ये कभी कभी किसी और स्टेट के साथ भी इंक्रीज हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैंसर में इंक्रीज होंगे. हम एक डिफाइंड रेंज सोचते हैं कि मान लीजिए कि अगर सिर्फ 1% राइज है तो हम उसको नहीं कह सकते कि जरूरी है सिर्फ कैंसर में ही हो. ठीक है, कोई और भी कॉज हो सकता है. और अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर में भी इतना ड्रास्टिक राइज नहीं होता. अभी इसके एग्जांपल्स हैं. अल्फा फीटोप्रोटीन हमने पढ़ा था, ऑन्कोफीटल प्रोडक्ट है. किस किस में लेवल राइज होगा इसका? हेपाटोमा में, जर्म सेल कैंसर में. सिमिलरली CEA है, ये किस में राइज होगा? कोलोरेक्टल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड लंग कैंसर में. देन CA125 ओवेरियन कैंसर. Then tissue polypeptide antigen general cancer load के लिए. Then alkaline phosphatase bone secondaries के लिए. Then इसी का alkaline phosphate की एक और टाइप होती है placental type alkaline phosphate, जिसको रीगन आइसोटाइप भी कहते हैं. ये किस में इंक्रीज होता है? लंग कैंसर में एंड सेमिनोमास में. Then prostatic acid phosphatase prostate कैंसर में. PSA prostate कैंसर में. न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस नर्वस सिस्टम ट्यूमर्स में. ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, आपको ट्यूमर मार्कर्स पता होने चाहिए कि कौन से में राइज होता है और ट्यूमर मार्कर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. बीटा HCG कोरियोकार्सिनोमा में, कैल्सिटोनिन मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा, बिग ACTH लंग ओट सेल कैंसर, वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड अमीन प्रिकर्सर अपटेक डीकार्बोक्सिलेशन. देन VMA फ्यूसाइटोक्रोमा न्यूरोब्लास्टोमा, हाइड्रोक्सीइंडोल एसिटिक एसिड कार्सिनोइड सिंड्रोम एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन बोन मेटास्टासिस. तो इसमें से आपके लिए याद करने कौन से इजी हैं? ऑन्कोफीटल प्रोटीन याद कर सकते हैं आप, AFP याद रख सकते हैं, CEA याद रख सकते हैं. सिमिलरली CA125 भी याद रख सकते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना है CA125. एंड देन अल्कलाइन फॉस्फेटेज. ठीक है, रीगन, आपने आइसोफॉर्म्स ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज पढ़ा होगा एंजाइम चैप्टर में, उसमें रीगन सब टाइप के बारे में दे रखा था. एंड देन प्रोस्टेट के लिए 2, PAP एंड PSA. ठीक है. Then immunoglobulins, multiple myeloma, macroglobulinemia, Bence-Jones proteins, multiple myeloma, estrogen receptors and progesterone receptor, carcinoma breast, carcinoma uterus, and HER2 and new carcinoma breast में. Then कुछ molecular markers भी होते हैं, gene markers, जो कैंसर की डिटेक्शन में हेल्प करते हैं. जैसे alkaline gene rearrangements in tissue, ये कब होता है? इसके लिए non small cell lung cancer, anaplastic large cell lymphoma, BRCA1 and BRCA2 gene ovarian cancer के लिए, BCR-ABL fusion CML के लिए, BRAF V600 mutation melanoma colorectal cancer, EGFR mutation analysis non small cell lung cancer, estrogen receptor and progesterone receptor breast cancer. तो इन जीन मार्कर्स में आप alkaline phosphatase इजीली याद रख सकते हैं एंड estrogen receptor and progesterone receptor breast cancer के लिए. ये इजी है याद रखना. Then coming to alpha fetoprotein, ये किसके लिए यूज होता है? हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा. Normal levels are less than 10 nanogram per ml. AFP is elevated in acute and chronic hepatitis, but it seldom gets above 100 nanogram per ml in these diseases. तो नॉर्मल कंडीशन और कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन में राइज हो सकता है AFP? acute and chronic hepatitis. बट अगर इसका लेवल ओवर 4000 नैनोग्राम पर ml है तो देन दिस इज अ साइन ऑफ लिवर कैंसर. सिमिलरली CEA कोलोरेक्टल कैंसर के लिए है. नॉर्मल रेंज इज लेस देन नॉर्मल लेवल इज 3 नैनोग्राम पर ml. हायर लेवल ऑफ CEA
the more likely the cancer is advanced. जितना ज़्यादा CEA होगा उतना ज़्यादा advanced cancer होगा. देन बीटा HCG किसके लिए यूज हो सकता है? कोरियोकार्सिनोमा के लिए, उसका फॉलोअप देखने के लिए और उसकी रीअकरेंस देखने के लिए. इसमें दिखा रखा है जो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई लेवल फॉल हुआ, बट जब बाद में ट्रीटमेंट स्टॉप हो गई है उसके बाद रीअकरेंस में क्या हो रहा है? लेवल फिर से राइज हो रहा है. देन CA-125 ओवेरियन कैंसर के लिए, normal blood level less than 35 units per ml. More than 90% of women have higher levels of CA-125 when the cancer is advanced. Then PSA, prostate cancer. Men with BPH often have higher levels. तो normal का दूसरी condition क्या हुई? Pathological BPH. ठीक है, PSA के लिए ये नॉन कैंसरस कंडीशन है. Normal below 4 nanogram per ml, levels greater than 10 nanogram per ml means cancer is likely. The area between 4 to 10 is the gray zone. About 1 in 4 chance of having prostate cancer. For PSA level, an increase from 1 year to the next may mean prostate cancer is more likely. मतलब आपने एक साल टेस्ट कराया, मे बी 6 आया, अगले साल आप करवा रहे हो 8 आ रहा है, तो then it is most likely to be a cancer. This is called as PSA velocity. PSA levels should be measured 3 times over a period of 18 months in order to get an accurate PSA velocity. PSA in the blood is in two forms, protein bound and free form. As the amount of free PSA goes up, the less likely is that there is prostate cancer. जितना ज़्यादा free PSA होगा, prostate cancer होने की probability कम होगी. ठीक है? When the free PSA makes up more than 25% of total PSA, prostate cancer is unlikely. Free 10% है तो cancer is likely. Then neuron-specific enolase, neuroendocrine tumors such as small cell lung cancer, neuroblastoma and carcinoid tumors. Abnormal levels are usually higher than 9 microgram per ml. Then estrogen progesterone receptor, breast tumor के samples के लिए use करते हैं हम. About 2 out of 3 breast cancer are positive for one of these markers. Cancers that have these receptors can be treated with hormone therapy such as tamoxifen. Then HER2, it is a growth factor that tells breast cancer cells to grow. Testing a sample of the cancer tissue itself, not the blood. About 1 in 5 breast cancers test positive. These cancers tend to grow and spread more aggressively than other breast cancers. All newly diagnosed breast cancers should be tested for HER2. HER2 positive cancer cells will respond to trastuzumab and lapatinib, which work against HER2 receptor on breast cancer cells. Now coming to anti-cancer drugs, surgery and radiotherapy are most effective to reduce the initial tumor load. These are prime modalities in the treatment of solid tumor. तो अगर कोई solid tumor है तो पहले initially क्या use करते हैं? Surgery and radiotherapy. Chemotherapy is the sheet anchor of therapy in leukemias, lymphomas, choriocarcinoma and other widely disseminated malignancies. जिन जगह पे हम सर्जरी या रेडियोथेरेपी नहीं यूज कर सकते, जैसे कि कोई वाइडली स्प्रेड सेल्स है या कोई ब्लड कैंसर है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? कीमोथेरेपी यूज करते हैं. द इफेक्टिवनेस ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबलिंग टाइम ऑफ द ट्यूमर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कैंसर सेल्स. हमने अभी पढ़ा था कि ये सब ट्रीटमेंट जो है ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर ज्यादा काम करती है. साइटोटॉक्सिक ड्रग्स अफेक्ट ऑल द सेल्स विच आर इन द डिवाइडिंग फेज. अब जरूरी तो नहीं है ना डिवाइडिंग फेज में सिर्फ आपके कैंसर सेल्स ही होंगे, नॉर्मल बॉडी सेल्स भी तो डिवाइड कर रहे हैं. तो जो हमारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे हेयर फॉल हो गया, वेट लॉस हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कैंसर पेशेंट्स को कितने वीक फ्रेजाइल होता है, उनका इम्यून सिस्टम भी ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस. तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली डिवाइडिंग सेल्स को भी अफेक्ट करता है कीमोथेरेपी. The rapidly dividing normal cells are also affected by chemotherapeutic agents leading to toxicity. Common anti-cancer drugs आपको पता होने चाहिए. आप 2-3 कोई ड्रग्स याद कर सकते हैं. Methotrexate है, ये folic acid analog है, competitive inhibitor of DHFR. THFA is required for nucleotide synthesis. Then 6-mercaptopurine. This is a purine analog. It inhibits the conversion of IMP to AMP. ये आपने पढ़ा होगा अभी रिसेंटली ट्रांसलोकेशन ट्रांसक्रिप्शन वाले चैप्टर के बाद. Mitomycin C है एंटीबायोटिक एट क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन द डीएनए बेस पेयर्स. देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी यूज होती है एंटी कैंसर एजेंट्स की तरह, उसकी एग्जांपल्स है. दैट्स इट.